देखिए, ये इलेक्शन की प्रक्रिया 1.5 साल से चल रही है। 1.5 साल पहले हर राज्य के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, उनके सहयोगी नियुक्त किए गए थे, फिर जिले के लेवल पे ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, फिर ब्लॉक के लेवल पे रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए थे। और ये तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं कांग्रेस के ही वरिष्ठ लोग हैं, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे। और ब्लॉक लेवल से लगातार मीटिंग्स करके लोगों को डेलीगेट चुना गया। अधिकांश जगह चूंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सब अनुमति से, सब सहमति से डेलीगेट चुने गए। पूरे देश के अंदर 9,858 डेलीगेट्स चुने गए और ये डेलीगेट्स बोलते हैं उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट। ये सारे डेलीगेट कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग करते हैं। चुनाव जो है पूरे देश में सभी राज्यों के अंदर पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। उन सभी राज्यों के पोलिंग सेंटर में कल शाम को पूरे देश के अंदर जो बैलेट बॉक्सेज हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी द्वारा सील बैलेट बॉक्सेज रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए हैं। जैसा कि आम चुनाव में इलेक्शन कमीशन करता है, लगभग वही व्यवस्था कांग्रेस के चुनाव की भी है। वो सील्ड बैलेट बॉक्सेज सारे राज्यों के दफ्तरों में, जो पीसीसी ऑफिस हैं उनके दफ्तरों में, और जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे, क्योंकि 40 डेलीगेट वहां पे भी हैं जो यात्रा में शामिल हैं राहुल गांधी जी समेत, तो वो सब अपने अपने एरिया में पोलिंग कर सकें, इसलिए बैलेट बॉक्सेस सब जगह पहुंचाए गए हैं। कल 10 से 4 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर्स पूरी प्रक्रिया के ऊपर अपनी नजर रखेंगे। दोनों कैंडिडेट्स के दो पोलिंग एजेंट हर सेंटर में हैं, हर जगह पे पोलिंग एजेंट हैं जो कि बैलेट बॉक्स खुलेगा तो उसको वेरिफिकेशन करेंगे। पूरा दिन बैठ के ये देखेंगे कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो रही है, लोगों के आई कार्ड मिलाए जाएंगे, आधार कार्ड मिलाए जाएंगे, उसके बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनुमति मिलेगी। और फिर उन पोलिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में ये बैलेट बॉक्स सील होकर दिल्ली आएंगे और 19 तारीख को दिल्ली में सारे के सारे बैलेट बॉक्सेस खोलकर पहले सारे मतपत्रों को मिला दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कभी ये ना हो कि एक स्टेट से किसी एक कैंडिडेट को ज्यादा वोट पड़े हैं, पर अगर जीतने वाले को ज्यादा वोट पड़ गए हैं तो लोग ये ना माने कि वो जीत कर ये कहेंगे भाई आपके राज्य ने तो मेरा समर्थन किया नहीं है, तो अब आपको जो है थोड़ा सा किनारे बैठना पड़े। तो ये डर दूर करने के लिए सारे बैलेट बॉक्सेस को मिलाया जाएगा, सारे बैलेट बॉक्सेस खोल के सारे मतपत्रों को मिलाया जाएगा, फिर काउंटिंग होगी और 19 तारीख शाम को चुनाव के रिजल्ट की डिक्लेरेशन होगी। बहुत प्रोफेशनली कांग्रेस के अंदर चुनाव होता है, पहली बार नहीं, जब भी चुनाव हुआ है, ये 6ठी बार पिछले हो रहा है और हर बार चुनाव ऐसे ही हुआ है। कांग्रेस के चुनाव प्रक्रिया के ऊपर कहीं पे किसी ने भी कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आप कहेंगे कुछ सवाल उठे थे शुरू में, जो उठे थे वो सारे सवाल पूरा संतुष्टि दोनों कैंडिडेट्स को है और आज की तारीख में शिकायत ये नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, पेशेवर तरीके से, जिस तरह से भारत का चुनाव आयोग कराता है, शायद उससे अब बेटर आजकल के संदर्भ में कहूं तो ये चुनाव हो रहे हैं। That's very interesting to hear। लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि 22 साल बाद कांग्रेस में इस तरीके का नहीं, मैं इसको रोक दूं आपको जी। पिछला चुनाव भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था, लेकिन चूंकि सिंगल कैंडिडेट थे राहुल गांधी, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वोट इलेक्शन जो कमेटी है वो भी बनी थी, पीआरओज भी अपॉइंट हुए थे, ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक के डेलीगेट भी चुने गए थे, तमाम डेलीगेट्स के उसमें पूरा अधिकार था वोटिंग का। लेकिन चूंकि एक ही कैंडिडेट थे इसलिए वोटिंग नहीं हुई। देखिए, पहले तो मैं डिस्क्लेमर करूं कि मैं इस चुनाव में खरगे जी का समर्थन कर रहा हूं, ताकि दर्शकों को भी कंफ्यूजन न रहे, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता हूं। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, उसके अंदर एक सोच काम कर रही है। सोच ये काम कर रही है कि शायद कांग्रेस के अंदर गांधी फैमिली के अगेंस्ट चुनाव हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं भी कोई एक फीलिंग है कि ये चुनाव गांधी फैमिली के अगेंस्ट है। ये चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक ओपन चुनाव के लिए कॉल दी गई है। लोग चाहते थे कि राहुल गांधी टेक ओवर करें। राहुल गांधी ने 3 साल पहले उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा,
और कोई नॉन गांधी ही अध्यक्ष बनेगा। ये बात बिल्कुल कांग्रेस के अंदर स्पष्ट है। और जब ये हुआ तो खुला मैदान है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। शशि थरूर साहब ने पहल की और लोगों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन फाइनली दो कैंडिडेट चुनाव के अंदर है और ये दोनों कैंडिडेट के ऊपर कोई दबाव नहीं था। तो ये कहना कि कोई बनना नहीं चाहता, ये भी गलत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं हो रही है। ये कोई 69 का माहौल नहीं है या ये वीपी सिंह वाला माहौल नहीं है कि जहां पे पार्टी का एक जरा रिवोल्ट करके अलग जा रहा है। पार्टी एकजुट है। लोग छोड़ के जो जाते रहे पीछे, वो भी एक सच्चाई है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर आज लोग हैं वो आरएसएस के फिलॉसफी के अगेंस्ट पार्टी में हैं। वो एजेंसीज के दबाव के बावजूद पार्टी के अंदर हैं। वो प्रलोभन, चाहे वो पैसे का हो चाहे दूसरी पार्टी में जाकर जीतने का हो, उस प्रलोभन के विपरीत खड़े होकर आज पार्टी के अंदर हैं और वो सारे के सारे एक तरह से एकजुट हैं। और चूंकि इलेक्शन हो रहा है, एक फेयर इलेक्शन हो रहा है, उसको सिलेक्शन कहना मुझे लगता है बहुत बड़ी नाइंसाफी कांग्रेस पार्टी के साथ भी है और उस स्पिरिट के साथ भी है जिस स्पिरिट के तहत ये इलेक्शन किए जा रहे हैं। क्योंकि किसी को मना नहीं किया गया और मैं इस बात को पूरा ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं कि खड़गे जी का भी जब नॉमिनेशन की बात हुई, उस बात से पहले और उस बात के बाद वो गांधी फैमिली के किसी व्यक्ति ने ना तो उनको कहा कि आप चुनाव लड़िए, ना ही वो किसी से मिलकर कोई दिशा निर्देश की बात की गई है। थरूर साहब मिले थे सोनिया जी को इसलिए क्योंकि वो भी सोनिया जी के अगेंस्ट नहीं है। जब आप चुनाव हो रहा है और एक महिला जो 20-22 साल कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, तो कर्टसी कॉल तो कोई भी करेगा। ये कोई बीजेपी तो है नहीं कि अगर मोदी जी पावर में आ गए तो अडवाणी जी को किनारे बिठा दिया। ये इस स्पिरिट के साथ चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो इस चुनाव को चुनाव कहिए, इलेक्शन कहिए, सिलेक्शन मत कहिए। ये बिल्कुल बात फेयर चुनाव के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ओके, यूसुफ, आपको क्या लगता है? आप तो काफी कवर भी करते हैं कांग्रेस एंड यू हैव सीन द थिंग्स वेरी क्लोजली। जो बार-बार एक इंप्रेशन जा रहा है डिस्पाइट व्हाट गुरदीप इज सेइंग कि ठीक है इसको हम सिलेक्शन ना बोले, इट्स एन इलेक्शन, इट्स अ फेयर इलेक्शन, लेकिन जो इंप्रेशन जा रहा है और बार-बार न्यूट्रलिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन शशि थरूर मिलने के लिए गए थे, बाहर जब निकल कर आए उन्होंने एक साउंड बाइट यही दी थी कि मिसेस गांधी ने उनको ये प्रॉमिस किया है कि गांधी फैमिली विल मेंटेन अ डिस्टेंस एंड इट्स गोइंग टू बी अ न्यूट्रल इलेक्शन। लेकिन न्यूट्रलिटी को लेकर बार-बार सवाल, ऐसा लगता है कि या तो थरूर कैंप इस चीज को फ्लोट कर रहा है या इसे कैसे इसको जज करेंगे? क्योंकि बार-बार न्यूट्रलिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितना न्यूट्रल होगा चुनाव। न्यूट्रलिटी तो डाउटफुल है और मेरे हिसाब से न्यूट्रलिटी इस चुनाव में जो दावा किया गया था कि 10 जनपद इसमें न्यूट्रल रहेगा, 10 जनपद इसमें न्यूट्रल नहीं है। और आप कह रहे हैं 10 जनपद इसमें न्यूट्रल नहीं है। नहीं, दखलंदाजी तो इशारा तो काफी होता है, समझदार को इशारा काफी होता है। खड़गे साहब का नाम बिल्कुल आखिरी टाइम पर आया गया। जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उस दिन सुबह 9 बजे ये खबर आई गई कि साहब खड़गे साहब उम्मीदवार होंगे। तो उससे पहले दिग्विजय सिंह रात में उनसे मिले थे जाकर के, तब तक खड़गे साहब का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था और दिग्विजय सिंह पर्चा खरीद चुके थे एक दिन पहले नॉमिनेशन के लिए। वो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा से यहाँ पर आए थे और मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह इस पद के लिए जो हो रहा है सबसे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार तो दिग्विजय सिंह को मानता हूँ। और ये लग रहा था रात तक उन्होंने कहा कि भाई मैं पर्चा भरूंगा, इसमें कोई डाउट है कि बाकी तो कल आपको पता चले। या तो ये खेल पहले से था कि दिग्विजय सिंह को एक डमी कैंडिडेट के रूप में कहा गया कि आप पर्चा तो खरीद लीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। इस बीच खड़गे जी से बात जारी रखेगी। तो शशि थरूर ने भी ये संदेह जताया है कि इसमें जो मुझे कहा गया था कि साहब हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, वो डाउटफुल है। जिस तरह से खड़गे जी का पर्चा भरवाया गया उसमें कई स्टेट से उनके समर्थन में लोग आए और एक भीड़ वहां दिखी, उससे लगा कि वो 10 जनपद के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। जबकि शशि थरूर ने कहा था कि मुझे, जब मैं मैडम से मिला था तो मुझे वादा किया गया था कि 10 जनपद इसमें किसी को अपनी तरफ से चुनाव नहीं लड़ाएगा। तो मुझे लगता है कि उस लाइन से डेविएशन हुआ है और वो असल में पॉलिटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सबके लिए विजिबल नहीं होती हैं और उन्हें कुछ खास दृष्टि से देखने वाले लोग ही देख पाते हैं। तो जो लोग कांग्रेस को बहुत पहले से देखते हैं, मैं 25 साल से कांग्रेस को कवर कर रहा हूँ। केसरी जी के सामने जो चुनाव हुए वो मैंने कवर किए, उसके बाद जितेंद्र प्रसाद वाला चुनाव भी मैंने कवर किया, तो मैंने देखा कि किस तरह से चुनाव होता है। लेकिन एक अच्छी बात यही है कि
जहां इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ जैसा भी हो रहा है, कांग्रेस कम से कम चुनाव कराने की हिम्मत तो कर रही है। बाकी पार्टियां तो चुनाव होते नहीं है। समाजवादी पार्टी में इसी बीच से कोई कवायद हो गई रहा है। तीसरी बार अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए तो पता नहीं चला। ममता बनर्जी ने जिस दिन से पार्टी बनाई है वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शरद पवार ने जिस दिन से पार्टी बनाई है वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब तक मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने हटा नहीं दिया वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो और तमाम पार्टियां, बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के बहुत चिल्फो करते हैं साहब कांग्रेस में ये है, कांग्रेस में वो है, क्योंकि बीजेपी 1980 में बनी है, तब से अब तक तो एक बार भी चुनाव वहां पर नहीं हुआ है। वो हमेशा चुना जाता है। और जब मुझे याद है 2005 में जब जिन्ना की कंट्रोवर्सी के बाद आडवाणी जी ने रात को ऐलान किया था साहब मुझे इस्तीफा देने के लिए क्या कहा गया है, आदेश किया, तो किसने आदेश दिया? तो ये सब चीजें तो है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने इस परंपरा को जारी रखा है। गुरदीप भाई बोल रहे हैं कि पिछली बार भी चुनाव हुआ था, पिछली बार तो चुनाव कैसा हुआ था सबको पता है। तो पर्चा किसी को नहीं भरने दिया गया था, तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कौन करता है ना? मैं इस भाषा पे बोल रहा हूँ कि भरने नहीं दिया गया। आरोप लगे थे, भरा नहीं, आरोप लगे थे, और जिसने आरोप लगाए थे वह बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है यूसुफ भाई। श्रवण जी, जिस फ्रेमवर्क में आप और पत्रकार बंधु देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की में हम लोगों की नजर वो नहीं है कि ये गांधी फैमिली वर्सेस अदर का कोई डेवलपमेंट हो रहा है। सच क्या है? सच ये है कि पिछले कुछ सालों से खास तौर पर राहुल गांधी लगातार वैचारिक रूप से स्पष्ट स्टैंड ले रहे हैं कि इस देश के अंदर आरएसएस के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। वो लगातार अपनी बात को कहते रहे हैं, लेकिन वो जो बात है वो बात जनता में उतना प्रभाव क्यों नहीं डाल रही थी, उसकी अलग अलग वजह हैं। पर सबसे बड़ी वजह जो है वो मीडिया है कि मीडिया जो है वो जनता से जुड़े सवाल उठाती ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी उठाती है तो पूरा ब्लैकआउट किया जाता है। तो केवल एक ही रास्ता बचा कि जनता के पास डायरेक्ट जाया जाए। तो ये यात्रा का पूरा प्रोग्राम बना और राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पे चल रहे हैं। इस यात्रा में डायरेक्ट लोगों के साथ जुड़ाव हो रहा है, लोगों में अपनी बात कही जा रही है और मीडिया को बाईपास करते हुए एक कोशिश की जा रही है कि लोगों से संवाद सीधे सीधे तैयार किया जाए। और इस संवाद का असर दिख भी रहा है। मैं लगातार यात्रा में करीब 15 दिन और कांग्रेस की इसलिए जरूरत है रिवाइवल की, क्योंकि अकेली कांग्रेस है, शायद हम लेफ्ट को छोड़ दें तो अकेली कांग्रेस पार्टी है जो आरएसएस के खिलाफ स्पष्ट वैचारिक स्टैंड रखती है, जिसका की वर्ल्ड व्यू भारत को लेकर आरएसएस का एक पूरा विजन है और उसके विपरीत कांग्रेस का विजन है। और उसको अगर जनता में ले जाना है तो बहुत सारे लेवल पे जरूरत है काम करने की। तो इसलिए यात्रा भी हो रही है, इसलिए पिछले 3 महीने में आंदोलन भी शुरू हुए लगातार। आप जानते हैं कि आंदोलनों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, कम या ज्यादा उसमें बहस हो सकती है। और अध्यक्ष बनने के बाद इसके अंदर संगठन करना, जगह 8 साल से 10 साल से लोग बदले नहीं है, उसको ठीक करना, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज महिलाओं को जगह देना, संगठन के अंदर युवाओं को 50% जगह देना, ये अगले 3 से 4 महीने के अंदर बड़े पैमाने पर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो भी चुने जाएंगे ये उनकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि उदयपुर चिंतन शिविर का रेजोल्यूशन है, पेंडिंग है, जिसके अंदर रोड मैप है और उसको करने की तैयारी अगले कदम पे। जैसे हम 2 पार्टी सिस्टम के फेवर में नहीं है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के फेवर में है, कोएलिशन के फेवर में है, ये बहुत स्पष्ट है। इसके साथ कास्ट सेंसस की डिमांड उदयपुर चिंतन शिविर का रेजोल्यूशन कर चुका है। कास्ट सेंसस की बात हम आगे भी उठाएंगे। हम मानते हैं कि वो होना है दोबारा, और जो पुराना है उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। जो सोशल जस्टिस के सवाल पे भी उदयपुर चिंतन शिविर के अंदर स्पष्ट स्टैंड था। 2-3 चीजें उसके अंदर बिल्कुल क्लियर की गई। एक बात तो ये कही गई कि अब एक सोशल जस्टिस के इश्यूज को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जो नए बनेंगे उनके लिए सोशल जस्टिस एडवाइजरी काउंसिल होगी, जो कि लगातार उनको राय देगी कि क्या करना है, सोशल जस्टिस के लिए क्या करना है और सोशल रीइंजीनियरिंग के लिए क्या करना है। साथ ही साथ कोशिश ये भी है, और ये स्पष्ट उसमें लिखा गया है, जिसको कि इम्प्लीमेंट कराने की चुनौती सामने है हमारे। चुनौती वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ये कहा गया कि हर 6 महीने में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग
SC, ST, OBC और महिलाओं के सवाल पे जरूर होगी, ताकि उस दिशा में क्या काम हो रहा है इस पे स्टॉक टेकिंग हो सके, इसका एनालिसिस हो सके और इस पे काम किया जा सके। जहां तक कैपिटलिज्म और जॉब्स की बात है, अगले 1 साल के अंदर ब्लूप्रिंट सामने आएगा। इस पे काम शुरू हुआ है, नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी उस काम को पूरा मूल रूप देना, ताकि कांग्रेस का इकोनॉमी को लेके जो रुख है वो रुख वैसे साफ है, लेकिन स्पेसिफिक क्या प्लान है इसको जनता के सामने रखना पड़ेगा। और कांग्रेस वर्कर की बात मैं जरूर कहूंगा, हमारी समझ बिल्कुल साफ है, कांग्रेस वर्कर बहुत सारी जगह है लेकिन इतनी तादाद में नहीं है कि चुनाव जितवा सके। लेकिन सच्चाई आज देश की क्या है? आज देश में एक तरफ आरएसएस का संगठन है, जो बीजेपी आरएसएस एक ही बात है, और एक तरफ वो लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन वो आरएसएस के खिलाफ है। इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग स्टैंड ले रहे हैं, अपने घरों के अंदर स्टैंड लेते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्टैंड लेते हैं, अपने ऑफिसों के अंदर स्टैंड लेते हैं कि हमें वो समाज नहीं चाहिए जो आरएसएस बना रहा है। और वो लोग ना केवल कांग्रेस पार्टी, किसी पार्टी के साथ नहीं है। और हमारा एफर्ट अगले 1.5 साल में उन लोगों तक पहुंचने का है कि हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए, क्योंकि कार्यकर्ता अलग चीज है। कांग्रेस पार्टी एक रेनबो कोलिशन की पार्टी रही है, अलग अलग लोगों की पार्टी रही है, वो काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। और हमारा अप्रोच बहुत स्पष्ट है कि अगर आप आरएसएस की फिलॉसफी के खिलाफ है, इस देश में जो बंटवारा हो रहा है उसके खिलाफ है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ आइए, मिलकर इसको लड़ाई को लड़ेंगे। कार्यकर्ता हो ना हो लेकिन जनता जरूर है। सतीश जी, गुरदीप, जो भी आपने कहा उसमें इंटेंशंस आर वेरी गुड, दैट हाउ इंटेंशन नहीं है, ये डिक्लेरेशन है उदयपुर चिंतन शिविर का, जिसमें बैठ के पूरी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उस पर डिस्कशन करके डिक्लेरेशन के ऊपर प्रिंट करके मीडिया को रिलीज किया है। तो वो इंटेंशन नहीं है, वो रोड मैप है। रोड मैप और इंटेंशन के अंदर फर्क होता है। ओके, हाँ सतीश जी, आप कुछ कह रहे हैं? सतीश जी, एक तो इस पे बोलने का मैंडेट मेरा नहीं है, लेकिन मैं इस पे फिर भी एक बात कह सकता हूँ। इस देश के अंदर करीब 540-42 सीटें लोकसभा की हैं, उसमें 250 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी बिना कोलिशन के नहीं चल सकती। वो कोलिशन पार्टीज कौन सी है वो स्पष्ट है, अगर डीएमके है, अगर एनसीपी है, अगर आरजेडी है ना, तो कुछ पार्टीज का बिल्कुल स्पष्ट है 250 सीटों पे है। लगभग 290 सीट ऐसी मान के चलिए जहां पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां पे अधिकांश सीटों पे कांग्रेस अपने दम पे हम बनाएंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस को बनाना जरूरी है। और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सोशल रीइंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, और बहुत सारी पार्टीज वो केवल एक कास्ट की या एक कम्युनिटी की पार्टीज इस देश के अंदर हो गई हैं। उन पार्टीज का अगर वर्ल्ड व्यू सेक्युलर है, कम्युनल नहीं है, मैं इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर रहा हूं कि अगर सेक्युलर वर्ल्ड व्यू है और अगर कुछ एक पॉकेट्स में उनको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, तो उस पे काम होगा। उस काम को शुरू होना है, वो काम अब आने वाले समय में किया जाएगा, लेकिन जो उसका गाइडलाइन है वो क्लियर है कि पहले आप आरएसएस के अगेंस्ट अपनी फिलॉसफी रखिए। नंबर 2 सर, मैं ये भी जानता हूं आप कहेंगे कि बहुत सारे पार्टियां जो है वो इधर और उधर जाती हैं, ये बात स्पष्ट है, लेकिन चुनाव के लिहाज से आपको आरएसएस के अगेंस्ट स्टैंड लेना होगा, सेक्युलर पॉलिटिक्स करनी होगी। और उन में से फिर कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान भी पहुंचाते हो, लेकिन अभी पहला कदम क्या है? पहला कदम तो बीजेपी को हराना है। जी, पूरी, क्योंकि ये आपने स्पष्ट नहीं किया कि कौन ऐसी पार्टियां हैं जो आपसे गठबंधन चाहती है और कमजोर कर। मैंने पहली लाइन बोली है कि इस पे मेरा मैंडेट नहीं है बोलने का। ठीक है, ओपन समर्थन पे कोई बैन नहीं है, केवल एक शर्त रखी गई है, अगर आप संगठन के किसी ऐसे पद पर हो जहां पे कि आप वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आपको निष्पक्ष रहना होगा, या आप वहां से इस्तीफा दीजिए और आप प्रचार कीजिए। तो 2-3 कैटेगरी के लोग इसके अंदर हैं। जो इलेक्शन कमेटी के लोग हैं वो खुल के किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं, जो स्टेट के इंचार्जेस हैं और संगठन के इंचार्ज हैं वो पक्ष नहीं ले सकते हैं, और प्रवक्ता नहीं ले सकते हैं। प्रवक्ताओं में जो लोग ले रहे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे गौरव वल्लभ हैं, चाहे दीपिंदर हैं, हम सब ने अपने प्रवक्ता पद से हटकर ये एक्सेप्ट किया कि हम इससे हटकर बात करेंगे। जब तक चुनाव नहीं होंगे हम टीवी पे या कहीं पे भी कांग्रेस की तरफ से नहीं जा रहे हैं। हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हम लोग खरगे जी के या शशि थरूर साहब के साथ हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ताकि इन्फ्लुएंस ना कर पाए वोटर को। वोटिंग सीक्रेट है, अंदर किसको कौन वोट दे रहा है ये कभी पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट किस स्टेट से किसको कितने मिले हैं
ये भी नहीं पता चलेगा क्योंकि काउंटिंग के पहले सारे मतपत्र मिला दिए जाए। ये है। लेकिन जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात बोली थी अभी सवाल के, उसका जवाब देना भी अगर आप चाहोगे तो मैं दे सकता हूँ। आपने ये बोला कि शशि थरूर बहुत डायनेमिक और खरगे जी बिल्कुल स्टेटस को, और बहुत आपत्तिजनक शब्द यूज हुआ। ये एक क्राफ्टिंग है मीडिया की। पहले तो देखिए, शशि थरूर हो या खरगे जी हो, दोनों कांग्रेस पार्टी के ही एसेट हैं और दोनों आगे भी कांग्रेस पार्टी में ही साथ काम करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का कैरिकेचर ड्रॉ करने की कोशिश की गई है मीडिया के द्वारा कि खरगे जी की शशि थरूर, देखिए शशि थरूर सेल्फ मेड मैन है, सच है। उनके पिताजी सैलरीड एम्प्लॉय थे, वो पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुंचे, यूएन में पहुंचे, फिर 3 चुनाव लोकसभा के लड़ चुके हैं। उनका जो विद्वता है वो कई किताबें लिख चुके हैं। उनकी अंग्रेजी जो है वो थरूरिज्म के नाम से भी अब लोग जानते हैं। और वो ना केवल पढ़ाई लिखाई के दम पे लाइफ में आगे बढ़े, बल्कि 3 लोकसभा जीतकर ये भी साबित किया है कि वो जमीनी नेता भी है। वो कांग्रेस के हैं, उनकी ट्विटर पे फॉलोइंग 8.5 मिलियन है, और इतनी बड़ी फॉलोइंग अगर शशि थरूर जी की है तो कांग्रेस के लिए ही है। तो पहले तो ये स्पष्ट किया जाए। लेकिन खरगे साहब वो दलित समुदाय से आए, मिल मजदूर के बेटे थे। वो कैसे आगे बढ़े लाइफ में? वो पढ़ाई लिखाई की और लॉयर बने। पढ़ाई लिखाई के दम पे, लॉ करने के दम पे वो आगे बढ़े और पब्लिक लाइफ में आए और चुनाव पिछले 50 साल से जीतते आए। और सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, 6 भाषाएं बोलते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है। शशि थरूर साहब ने बुक्स लिखी, बुक्स पढ़ी, बहुत विद्वान हैं। तो खरगे जी शायद बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अकेले मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली उनके साथ काम किया हूं, जिन्होंने हर रिलीजन के बारे में जितनी पढ़ाई की है वो अकेले नेता इस देश के अंदर है। आप अगर बात कीजिए तो 2-3 घंटा किसी भी रिलीजन के बारे में विद रेफरेंस आप बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई रही वो पढ़ाई इसलिए नहीं कि करियर बनाना था, वो पढ़ाई इसलिए थी कि इस देश को समझने के लिए थी, खुद को समझने के लिए थी, कास्ट सिस्टम को समझने के लिए थी, आगे कैसे बढ़ा जाए उसको समझने के लिए थी। एक इंटरनल स्ट्रगल था, उससे जूझने के लिए वो विद्वता आई है। और ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कोई सिग्नल आ गया है। हर पद पे रहे, 20 साल मंत्री रहे, 8 साल कर्नाटक में एलओपी रहे, कर्नाटक में लीडर ऑफ द पार्टी रहे, 2 बार कर्नाटक में चुनाव जिताया, 8 साल सेंटर में एलओपी रहे, और इस बीच में बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की हैं जो कि इस देश में पहली बार हुई। जब वो मंत्री थे तो मंत्री रहते हुए, आज सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, अभी सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है दिल्ली के अंदर, मोदी जी बहुत बड़े प्रचार के साथ करेंगे कि एक जगह सारे ऑफिस आ गए। इस देश में सबसे पहले किसने किया था? जब वो होम मिनिस्टर थे, पूरे कर्नाटक में हर शहर के अंदर मिनी विधानसभा बनाई गई ताकि एक ऑफिस में सारे ऑफिस आ जाए। सबसे पहले साइबर क्राइम के स्टेशन किसने लाए? सबसे पहले बायोमेट्रिक्स कौन लेके आया? खरगे जी लेके आए। सबसे पहले एम्प्लॉय बीमा योजना कौन लेके आया? वही लेके आए। सबसे पहले जो ये ईएसआई हॉस्पिटल्स का पूरा रिन्यूअल है, बहुत कम लोगों को पता है, वो ऐसे ही नहीं 50 साल से जीत रहे हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म का कार्यक्रम उन्हीं के रहते चला, जिसमें 6 लाख लोगों को लैंड मिला। सतीश जी, आपकी बात से मैं जोड़ रहा हूँ, 6 लाख लोगों को लैंड, और एक भी केस आज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। अकेला लैंड रिफॉर्म है। किस तरह से किया उन्होंने? अकेले मंत्री रहे जिन्होंने टोटल बैकलॉग वैकेंसीज अपने यहाँ एजुकेशन में भर्ती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो खरगे जी करते आए हैं। तो सवाल ये इसलिए नहीं, आपने बोला रिफॉर्मिस्ट हैं और एक स्टेट, आप इसको मैं कह रहा हूँ, वो रिफॉर्मिस्ट किस संदर्भ में है? मैं थरूर साहब की मैंने सारी क्वालिटीज आपको बताई, लेकिन ये कहना कि थरूर साहब के अंदर क्वालिटीज खरगे साहब जो है कैंडिडेट है, ये गलत है। आप लोग नहीं जानते होंगे, कांग्रेस के अंदर वर्कर जानता है और वो वर्कर को जानते हैं। ये फर्क सामने है। जीतेगा कौन तो कुछ दिन में तय हो जाएगा, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। पीसीसी डेलीगेट्स कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग, वो दोनों की खूबियों को जानते हैं, वो उनके आधार पे फैसला लेंगे। लेकिन ये कहना कि कोई यूथ से नहीं जुड़ता है क्योंकि 80 ईयर्स है, आज कांग्रेस की जरूरत क्या है? आज राहुल गांधी सड़क पे हैं, वो यूथ से भी जुड़ रहे हैं और वो उन बुजुर्गों से भी जुड़ रहे हैं जो आरएसएस के खिलाफ खड़े हैं। इसमें उम्र का फर्क नहीं है। वो उस लोगों के बीच में जा रहे हैं जो लोग आरएसएस को हटाना चाहते हैं। अब उसको हटाने के लिए लोगों में जाना तो एक पहलू है,
संगठन कौन बनाएगा वो अध्यक्ष का काम होगा। अध्यक्ष को आप चुनावी प्रिज्म से मत देखिए, सिर्फ चुनाव तो जीतते आए हैं, आज भी जीत रहे हैं, सिर्फ पहला चुनाव हारे थे 19 के अंदर वो, वरना वो 1971 से चुनाव जीत रहे हैं, 71 से। तो कोई आदमी 71 से ऐसे चुनाव नहीं जीतता है, ठीक है। और वो कोई ऐसा नहीं है, वो गरीब परिवार से उठे। मोदी जी ने अपनी गरीबी को बहुत बेचा है देश के अंदर, लेकिन क्यों बेचा? क्योंकि बीजेपी के अंदर वो केवल प्रचारक रहे। कांग्रेस में चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हो, चाहे अशोक गहलोत रहे हो, चाहे अब खड़गे जी रहे हो, चाहे शशि थरूर रहे हो, ये सब आम परिवारों से या गरीब परिवार से उठे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में इतने काम कर लिए कि गरीबी कहीं पीछे छूट गई है। इसलिए गरीबी को बेचते नहीं है, वो अपने हुनर को आगे करते हैं, उन्होंने जीवन में जो किया उसको आगे करते हैं। ये फर्क है कांग्रेस में बीजेपी में। इसलिए आज भी खड़गे जी के लिए हम वो पैकेजिंग नहीं कर रहे हैं कि वो गरीब के बेटे हैं और इसलिए वो देश को, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस देश के अंदर प्रशासन चलाया, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी चलाई, कर्नाटक में 2 बार पार्टी को जिताया, एक बार नहीं 2 बार पार्टी को जिताया, और वो पार्टी को बनाना जानते हैं, पार्टी को पटरी बनाना चाहते हैं। और ये एक टीम है जहां पे राहुल गांधी भी सड़क पर हैं, जहां बाकी नेताओं को भी सड़क पर उतरना है, और जहां पे संगठन को भी एक करना है, और वो काम खड़गे जी को करना है। आज लगातार ट्विस्ट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए 14 में कौन बीजेपी के अध्यक्ष थे? देश के कितने लोग बता पाएंगे? जब मोदी जी जीते कितने लोग बता पाएंगे? तो क्या उन अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं थी बीजेपी के अंदर? ये केवल मोदी जी थे? तो सवाल ये नहीं है, पार्टी और संगठन का जो तालमेल है वो जरूरी है, और वो करने के लिए वोटिंग हो रही है कि कौन बेहतर तालमेल कर पाएगा। खड़गे जी अब क्या करें? कोई उनको समर्थन देने आ रहा है, बोले कि नहीं आप मुझे मत दीजिए, हम वहां लेके करेंगे। चुनाव तो ऐसा नहीं होता, लोगों के बीच में तो बैठा नहीं हूँ, पत्रकारों के बीच में बैठा हूँ। और मुझे मजा आ रहा है कि वो पुराने स्टाइल की जो पत्रकारिता की जो एंगल्स और गॉसिप चलती थी, जो आरएसएस ने किल कर दी, बीजेपी ने किल कर दी, वो शायद मजा आज यहाँ पे आ रहा है। सच है, यही कांग्रेस की खूबी है, क्योंकि मल्टीपल आप अलग अलग अपने प्रिज्म से देख सकते हो, कोई विरोध नहीं करता आपके देखने में। सच ये है कि गांधी फैमिली कह रही है कि हमने सपोर्ट नहीं किया, खड़गे जी कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट नहीं है, थरूर साहब कह रहे हैं कि कोई किसी कैंडिडेट नहीं है, और कांग्रेस वर्कर अपने उस विवेक को चुन रहा है। इसमें क्या गड़बड़ है? जैसा कि श्रवण गर्ग जी ने कहा था, वोटिंग तो सीक्रेट है, कोई नंबरिंग तो हो नहीं रही है, कोई आइडेंटिफाई तो होगा नहीं, सब अपना अपना गुप्त वोट डालेंगे। तो ये ओकेजन है लोगों के पास, कांग्रेस के डेलीगेट्स के पास, कि वो अपने हिसाब से वोट डालें। इसमें ये जो चुनाव है और जितना कुछ चल रहा है, जैसा एक चुनाव के अंदर होना चाहिए, दोनों कैंडिडेट अपनी पूरी जोड़ लगा रहे हैं अपने वोटर्स के साथ, वो एक सही चुनाव की प्रक्रिया है। किसके पास समर्थन ज्यादा है, किसके पास कम है, वो तो 19 को क्लियर हो जाएगा, लेकिन चुनाव की तरह से हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। पर चुनाव की प्रक्रिया पे कहीं कोई संदेह किसी को नहीं है, ना खड़गे जी को है, ना थरूर साहब को है, कोई संदेह नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव को कि हम नेगेटिव उससे ना देखें। एक देश में जैसा कि अभी कहा भी, किसी और पार्टी की हिम्मत नहीं हो सकती है ऐसे चुनाव कराने की, हिम्मत नहीं हो सकती है। सीक्रेट चुनाव है, सीक्रेट चुनाव कराने की किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है, और ये खूबी कांग्रेस की है। आप माने या ना माने, सच यही है कि कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत दिखा रही है ओपन चुनाव कराने की, सीक्रेट वोटिंग की तरफ कराने। देखिए, मैं बात शुरू करूंगा आशुतोष जी की बात से। तो लगता है कि गांधी फैमिली को लेकर जिस तरह का एक पूरा का पूरा एक समझ बनाई जाती है मीडिया के थ्रू, वो उसी को मैंने आज यहाँ रिपीट होते हुए देखा। गांधी फैमिली कोई ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मौका मिल गया और पूरे देश में उन्होंने राज किया। अगर इंदिरा गांधी थी तो ज्यादातर लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ 1959 में 69 में चले गए थे। पूरा सिंडिकेट, जितने बड़े नेता थे सब छोड़ के चले गए। जो एंड में बची थी पार्टी, उसमें इंदिरा गांधी थी, ना पैसा था ना कार्यकर्ता थे। 77 में भी छोड़ के गए, 87 में भी छोड़ के गए, वीपी सिंह जो मुख्य प्रधानमंत्री बन गए। 96 में भी छोड़ के गए ज्यादातर लोग, और 14 हिस्से हुए कांग्रेस पार्टी के। नरसिम्हा राव जी के बाद 14 हिस्से हुए। हर बार बहुमत बड़े बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर गया, और हर बार जनता ने गांधी फैमिली को सपोर्ट दिया, और गांधी फैमिली फिर दोबारा
केंद्र में आ गई। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो वोटों के दम पे हुआ है। अगर 69 में अगर पब्लिक इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट नहीं की होती तो वहीं पे रुक गई होती फैमिली, या 77 में के बाद अगर 77 से 79 के बीच में जितने लोग छोड़कर गए वो तो या तो वापिस आ गए या उनके करियर खत्म हो गए, लेकिन गांधी फैमिली जिंदा रही। तो गांधी फैमिली का जो सेंट्रल रोल रहा है वो लोगों के सपोर्ट से रहा है। वो केवल ये मानना कि उन्होंने सबको मजबूर किया कि हमारे साथ आइए, ये सही नहीं है। हर बार लोग छोड़कर गए और हर बार, क्योंकि गांधी फैमिली एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को भी रिप्रेजेंट करती आई है। ये एक जो सच है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। इवन 89 के बाद तो कोई पीएम नहीं बना, लेकिन क्यों कोई और फैमिली अगर 30 साल तक सत्ता के केंद्र से बाहर रहेगी, और ये मत कहिए कि रिमोट कंट्रोल से चलाते थे, जो बिल्कुल गलत बात है। अगर इतना आसान होता तो आज जेपी नड्डा की ताकत ज्यादा होती मोदी जी से, क्योंकि वो आरएसएस को बिलोंग करते हैं, या आरएसएस में मोहन भागवत जी की ताकत भी ज्यादा होती। प्रधानमंत्री होते हैं 10 साल जो चलाते हैं प्रधानमंत्री, या 5 साल नरसिम्हा राव ने चलाया। 30 साल तक सत्ता से बाहर रहकर भी और स्वेच्छा से बाहर रहकर भी अगर कोई फैमिली केंद्र में बनी है तो बिना जनता के सपोर्ट के नहीं है। ये बात सच है कि पिछले 2 चुनाव हारे हैं, उस पर मनन किया गया और दोबारा लोगों के बीच में गए हैं। मैं श्रवण जी की बात का जवाब तो दूंगा नहीं, उन्होंने मना किया, लेकिन ओपन फोरम में अपनी बात तो रखूंगा। और अपनी बात मेरा ये कहना है, लगातार आरएसएस कोशिश कर रही है ये संदेश देने का कि हम बदल रहे हैं। मोहन भागवत जी ने टीच किया भी, मस्जिद में गए, लेकिन मैं तब मानता ना अगर प्रवेश वर्मा के बयान पे या एक के बयान पे अगर इमीडिएट रिएक्शन दिया होता। दो मुही बातें कहना, छद्दम गेम खेलना, वो आरएसएस की पहचान है। उस पहचान से अगर आप बचेंगे नहीं तो हर बार वैसे ही मात खाएंगे जैसे इस देश में बार बार बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो जनता के बीच में लोग हों, उन्होंने बार बार इस झांसे में आकर बाद में गलती अपनी मानी है। आज देश के अंदर आज देश में जितने बुद्धिजीवी बड़े नाम मोदी जी के खिलाफ लिख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इसी समझ के तहत मोदी जी के पक्ष में 13 और 14 में खड़े हुए थे और समर्थन दिया था खुलकर, और आज कहते हैं कि हम गलत थे, हमसे गलती हुई। क्योंकि आरएसएस को एक महारत हासिल है दो मुही बात करने की, डबल टॉक करने की और छद्दम गेम खेलने की। आरएसएस के जितने आंदोलन भारत के अंदर हुए हैं आजादी के टाइम से अब तक, बाद में पता चलता है वो आरएसएस का आंदोलन था। कांग्रेस के आंदोलन कितने भी रहे हो, आपको डे 1 से पता होता है कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस की ये बात है, कांग्रेस का ये है। तो बात फिलॉसफी की है। अगर हम आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं और अगर केवल बीजेपी से लड़ेंगे तो हम हारेंगे। कांग्रेस केवल राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस वो विचारधारा भी है जिस विचारधारा ने संविधान दिया है, और उस संवैधानिक विचारधारा को आरएसएस नहीं मानती है, बीजेपी केवल उसका आर्म है। इसलिए अगर हम ये गलतफहमी पाल लेंगे कि हम केवल बीजेपी से लड़ें और आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की जरूरत नहीं है, तो हम कभी जीत नहीं सकते। फिर तो कोई भी आए, फिर बीजेपी क्या बुरी है? फिर बीजेपी आए, केजरीवाल आए या कोई भी व्यक्ति आए, काम तो आरएसएस का ही करेगा। तो फिर इतना लड़ने की जरूरत क्या है? आज इतनी एजेंसीज के खिलाफ जाके, इतना प्रेशर करके, इतना दुख झेलकर अगर राजनीति हम लोग कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं बचती है ना। अगर किसी न किसी रूप में अगर आरएसएस की ही राजनीति हमको करनी है तो ये बहुत क्लियर है कि वैचारिक भी बात है, इसमें कोई डिमीन नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम केवल स्पष्ट मानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा डिवाइसिव है, उस विचारधारा को हराना जरूरी है। उस हराने में बहुत सारे लोग साथ आने की जरूरत है। कोर आइडियोलॉजी हम अपनी लेके चलेंगे। आप जहां पे साथ आ सकते हैं आपका स्वागत है, क्योंकि बिना सबके साथ की लड़ाई जीती जा सकती है। और आखिरी बात जो मैं कहूंगा, जो ओपन सपोर्ट की बात की गई, ओपन सपोर्ट की जो बात की गई, देखिए खड़गे जी के और थ्रू साहब के 200-250 पोलिंग एजेंट भी हैं, तो क्या वो सब छुप के पोलिंग एजेंट बनेंगे? इलेक्शन है, इलेक्शन में हम समर्थन भी देते हैं। केवल वो लोग जो जिम्मेदार पद पर हैं उनको न्यूट्रल रहना है, बाकी चुनाव की तरह लड़ा जाएगा। अगर आज हम ये कह दें कि 200 लोग 250 लोग जो पोलिंग एजेंट हैं दोनों कैंडिडेट्स के, उनके नाम भी किसी को ना पता चले कौन है वो सब सीक्रेट होगा।
तो भाई ये आरएसएस का चुनाव नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस का चुनाव हो रहा है। फिर से वही बात करूंगा, छिप कर करने की आदत आरएसएस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर नहीं है। हाँ नहीं, यूसुफ जी, हाँ मैं बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। मैं माफी के साथ मैं एक इंटरवीन कर रहा हूँ। अभी सप्पल साहब ने हालांकि श्रवण जी का जवाब दे दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देने के लिए आपने दे दिया आपने दे दिया। और ये बात बिल्कुल नहीं है सप्पल साहब कि गांधी फैमिली का विरोध यहाँ पे हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी अपनी उपादेयता है, उनकी अपनी उपयोगिता है पार्टी के अंदर, और आप पार्टी के वर्कर हैं, आपका पूरा हक है कि आप उनके समर्थन में खड़े होइए। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि सारी योग्यता के बाद भी कई बार नेता को ये तय करना चाहिए कि अगर इस तरह से सवाल उठ रहा है हमारे ऊपर, जैसा अभी अशोक जी कह रहे थे, और ये खाली एक दो आदमी का नहीं है, ये बहुत बड़े वर्ग का सवाल है। भले ही आप इलेक्शन में हो सकता है कि आप जीत जाएं उस नेतृत्व पर, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा है। काफी वर्षों से वो जो नेतृत्व है, वो लीडरशिप है, अगर विनेबिलिटी ही देखेंगे तो उसमें भी बहुत परफॉर्मेंस बहुत मजबूत नहीं रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं राहुल जी का विरोध कर रहा हूँ या सोनिया जी का विरोध कर रहा हूँ। मैं एक शुद्ध राजनीतिक तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ कि पिछले कई चुनाव से वो जो अभी वर्तमान नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में आप चुनाव हारे हैं लगातार। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और ये इंटरनल जब तक आप लोग नहीं करेंगे और लगातार इस तरह से समर्थन करते रहेंगे और जो सवाल उठाएंगे उनको कह देंगे कि मानस बन रहा है गांधी फैमिली का विरोध करना या बीजेपी का नैरेटिव को आगे बढ़ाना, तो ये अनुचित है। हम लोग का ऐसा कोई मानस नहीं है कि गांधी फैमिली का विरोध करें। हम तो आपके सामने फैक्ट रखे हैं, और इस पर चिंतन करना चाहिए। आप जैसे वर्कर को, जो कांग्रेस के समर्पित वर्कर हैं, उनको चिंतन करना चाहिए कि भाई इतनी चुनाव हम लगातार हारे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम कहें कि दूसरे लोग आए और कुछ दिन उनको मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, बावजूद इसके रिमोट कंट्रोल तो 10 जनपद रहेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सच्चाई यही है। बात पे सिर्फ जवाब दूंगा, बाकी उनके विचार हैं। एक अकाउंटेबिलिटी पे, अगर राहुल गांधी ने खुद अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिया और वो अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, और ये ओपन चुनाव है, आप कुछ भी कहिए, किसी के ऊपर बैन तो था नहीं, और अगर कोई इतने बड़े नेता सोचते थे कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, उनको जीत लेना चाहिए था, लड़ लेना चाहिए था। क्योंकि पार्टी के अंदर चुनाव कराना सबसे बड़ी बात होती है, जो हो रहा है। और अकाउंटेबिलिटी को सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ही अपने ऊपर लिया और इस्तीफा दिया था। लेकिन अब ये तो हो नहीं सकता ना कि राहुल गांधी ये कहें जी मैं अकाउंटेबल हूं हार के लिए, इसलिए मैं पार्टी छोड़ के जा, मैं जनता के बीच में जो संघर्ष कर रहा हूं मैं अब नहीं करूंगा, ये कहना चाहते हैं। ये जो बात हो रही है, पार्टी में ओपन फोरम दिया गया, चुनाव हो रहा है, और रिमोट कंट्रोल वाली बात स्पष्ट रूप से, आज तो देश दो रिमोट कंट्रोल से भी चल रहा है। आज आरएसएस का रिमोट कंट्रोल नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। आज जेपी नड्डा पे तो डबल रिमोट कंट्रोल है, एक आरएसएस का है और एक मोदी और अमित शाह जी का है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर, चूंकि मैं उस समय सिस्टम का हिस्सा था, ये बात सच है कि कभी भी इस तरह का डायरेक्शन जिसको रिमोट कंट्रोल कहा जाए कभी नहीं होता था। पार्टी की अपनी नीतियां रहती थी, नीतियों के ऊपर जरूर सोनिया गांधी जी का रहा था, जो हर पार्टी अध्यक्ष का एक जिम्मेदारी भी होती है, और वो भी एनएसी बनाकर हुई थी, वो भी ऐसे नहीं हुई थी कि गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ हो। लेकिन चूंकि इस देश के अंदर कांग्रेस के विपरीत जो एक धारा है वो खुद रिमोट कंट्रोल से चलती है, इसलिए उसने शब्द का इजाद किया और दूसरों को बोला। दुनिया में कहीं भी होता तो ये कहा जाता कि पार्टी का कंट्रोल होता है सरकार के ऊपर, जिसको पूरी दुनिया में स्वागत किया जाता है। इसको रिमोट कंट्रोल कह के आप उसकी पूरी महत्व को, पार्टी सिस्टम को खत्म कर देते हैं। इसका मैं विरोध करता हूं। रिमोट कंट्रोल ये नहीं होता है। एक इंस्टेंस बताइए, 10 साल में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जहां पे कोई बेअदबी उनके साथ की गई हो, एक इंस्टेंस जहां पे सोनिया जी ने उनको पूरा सम्मान न दिया हो या कहीं बार्जिन किया हो, एक इंस्टेंस जिसकी आप बात करेंगे राहुल जी की, वो हम पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, जिसको कि बहुत लोगों ने उस समय गलत माना था। उसके अलावा लेकिन आज मोदी जी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का सम्मान नहीं करते, किसी का नहीं करते हैं। अध्यक्ष के अपने छोड़िए, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उनका भी सम्मान नहीं करते हैं। ये समस्या हमारे यहाँ नहीं थी।
एक लोकतांत्रिक ढंग से एक पार्टी चल रही थी। रिमोट कंट्रोल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है बहुत इंसल्टिंग है एक पार्टी के लिए। और उस पार्टी में जो लोग काम करते आए, जो अपने दम पर आगे बढ़े, ऐसा नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ ना, मनमोहन सिंह जी कोई कहीं से उठकर नहीं आ गए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने एक एक पद पर काम लेके अपने को साबित किया था, पढ़ाई के दम पे आगे चले थे। या प्रणब मुखर्जी रहे हो, या अशोक गहलोत रहे हो, या भूपेश बघेल रहे हो, ये तमाम लोग नीचे से उठे हैं, ये कोई कहीं से अचानक नहीं आ गए थे। तो इन सबको ये कहना कि रिमोट कंट्रोल पे काम करते हैं, मुझे लगता है बहुत इस देश के लोकतंत्र के साथ इंसल्टिंग है। और ये बीजेपी आरएसएस ने जान के किया था कि इस देश में राजनीति के खिलाफ अरुचि पैदा हो जाए, लोगों के अंदर लोग अराजनीतिक बन जाएं, उनके लिए राजनीति का स्पेस क्लियर हो जाए, इसके लिए सोची समझी तरीके से शब्द गढ़े गए। और आरएसएस को मैं मानता हूं और क्रेडिट देता हूं कि पिछले 30 साल 35 साल के अंदर उन्होंने लगातार इस तरह के शब्द गढ़े, जिस शब्दों के तहत चाहे वो सूडो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो, चाहे वो अर्बन नक्सल हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, शब्दों के दम पर उन्होंने राजनीति की है, जो बाकी विपक्ष का फेलियर रहा है। ये तो मैं क्रेडिट देता हूँ आरएसएस को, लेकिन वो क्रेडिट देते सच ये है कि ना कभी टुकड़े टुकड़े गैंग था, ना कभी अर्बन नक्सल्स हैं, ना रिमोट कंट्रोल है, वो प्रोपेगेंडा है। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। और यूसुफ जी की बात का आपने बोला था, देखिए जो कांग्रेस का दलित लीडरशिप है यूसुफ जी, और जो बीजेपी के अंदर दलित लीडरशिप है, उसमें बेसिक अंतर है। ना तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कभी अपनी राय रख पाए, आने वाले 5 साल बताएंगे कि करंट राष्ट्रपति कितनी अपनी इंडिपेंडेंट राय रखेंगी, या बंगारू लक्ष्मण कितनी इंडिपेंडेंट राय रखते थे बीजेपी के अंदर। लेकिन कांग्रेस में जो दलित लीडर हैं, चुनाव जीते हुए हारे हो, चाहे वो जगजीवन राम रहे हो, चाहे वो के.आर. नारायणन रहे हो, चाहे वो खरगे जी रहे हो, चाहे वो कुमारी शैलजा रही हो, चाहे वो मुकुल वासनिक रहे हो, चाहे वो शिंदे जी रहे हो, कोई भी रबड़ स्टैंप अपनी जिंदगी में नहीं रहा है। हर दलित लीडर मुखर दलित लीडर रहा है। ये फर्क है कांग्रेस की दलित लीडरशिप में और बीजेपी की दलित लीडरशिप में। वहां पे चेहरा मुखोटा होता है, मुखोटा तो वाजपेयी जी को भी उन्होंने बोल दिया, तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन वहां हर कोई मुखोटा है। यहाँ पे हर लीडर अपने आप में सप्रभु लीडर है, सॉवरेन हो जाता है, अपनी बात कहता है, अपनी बात को ढंग से कहता है, और उसको हम उस लीडरशिप के दायरे में बांधते नहीं है। खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष एज अ दलित लीडर नहीं चुना जा रहा है, एज अ सक्षम लीडर चुने जाने की बात की जा रही है। थरूर साहब को इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि वो जो है केरल के नायर हैं, जो भी हैं वो अपनी क्षमता के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये फर्क कांग्रेस की दलित लीडरशिप में और बीजेपी की दलित लीडरशिप का आप फर्क समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग जो अब काम कर रहे हैं वो सोशल इंजीनियरिंग पे काफी कमजोर पड़े। ये बात बिल्कुल सच है। उस पे काम करने का मैंने पहले ही कहा था, उदयपुर चिंतन शिविर में इस बात को क्लियर कट कहा गया कि सोशल इंजीनियरिंग पे और सोशल जस्टिस पे काम करने की कांग्रेस की जरूरत है। उसकी वजह से कांग्रेस पिछड़ी है और वो काम आने वाले अध्यक्ष की प्राइमरी जिम्मेदारी होगी। वो अध्यक्ष चाहे खरगे जी हो जो दलित समुदाय से आते हैं, या थरूर साहब हो जो नायर समुदाय से आते हैं, दोनों को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं।